Honorable Speaker, sir, मैं ऑनरेबल एलजी साहब का जो 3 तारीख को हाउस के सामने उन्होंने खुतबा पेश किया, उसके लिए उनका शुक्रिया करने के लिए खड़ा। कोशिश की गई कि एड्रेस के जरिए, खुतबा के जरिए गवर्नमेंट के जो इंटेंशंस हैं, गवर्नमेंट के जो इरादे हैं, जो अभी तक हुआ, जो होना बाकी है, उसके बारे में हम जिक्र करें। अब कई मेरे साथी एक एक नुक्ते पे गए तो कहा ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, पिछली एड्रेस में ये था, इस बार इसका जिक्र नहीं हुआ। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट एक एड्रेस से दूसरी एड्रेस तक नहीं चलता। गवर्नमेंट 5 साल इन कंटिन्यूएशन चलता है। 4 महीने पहले इसी हाउस के सामने एलजी साहब ने पहला अपना खुतबा पेश किया। ज्यादातर बातें उसमें हुई। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बातें 4 महीने पहले की गई उन्हें दोबारा भी दोहराया जाए। पहला खुतबा देखिए, ये देखिए, ये इन कंटिन्यूएशन होता है, ये इन एडिशन होता है। ये खुतबा 4 महीने वाले पहले को रिप्लेस नहीं करता, उसको ऐड कर देता है। तो मेरे एक साथी जो ये शासन पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम कुछ चीजों पर अचानक खामोश हो गए, हमने कुछ चीजों का जिक्र नहीं किया। शायद 4 महीने पहले किया था लेकिन अब नहीं किया, क्योंकि अब कोई किसी ने कहा ये कोई प्रेम पत्र है। अब अगर हमने प्रेम पत्र लिखना होता हम पहले खुतबे में लिखते। मकसद ये था कि शुरुआत वहां से हुई। इसमें हमने और इजाफा किया। जब अगले साल मैं उम्मीद करता हूं उस वक्त गवर्नर होंगे, जब उस वक्त गवर्नर साहब का खुतबा होगा और इजाफा होगा, और अगले 5 साल तक भी सिलसिला चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे जो सीनियर साथी श्यामला शर्मा जी पेजेस गिन रहे थे, उसमें इतने पैरा थे तो इसमें इतने पैरा हैं, उसमें इतने पेज तो इतने पेज। कागज बचाने का मेरा इरादा नहीं था। अगर कागज बचाने का ही होता तो हम फटाफट को ई गवर्नेंस के जरिए आप तक पहुंचा देते। थोड़ी सी आपको हम राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस बात का एहसास रखते हुए कि अगर एलजी साहब का खुतबा हम 1-1.5 घंटा रखते आपको सुनना पड़ता। अब कल ठीक इसी जगह लगभग 11-11:15 बजे आपको फिर मेरा ही भाषण सुनना होगा, कोई 2-2.25 घंटे, वो भी अंग्रेजी में। तो हमने सोचा ना, जब गवर्नर साहब ने 4 महीने पहले इतना लंबा सारा खाका आपके सामने खींचा, तो इस बार इसको थोड़ा कंसाइज करके बाकी बातें हम बात के लिए रखेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपना एजेंडा निकाल रहे हैं या किसी चीज पे हम खामोश रहना चाहते हैं। अब कई सारे साथी इस तरफ से भी, ऑपोजिशन के बेंचेस की तरफ से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से बातें आई, कुछ सवाल आए, कुछ चीजों का जिक्र हुआ। अब मैं दोबारा ये बात दोहराऊंगा कि इस बात का एहसास रखते हुए कि कल उन्हीं चीजों पर बजट के दौरान मुझे बात करनी होगी, उसके ठीक बाद ग्रांट्स पे सिलसिला शुरू होगा, उस पर भी बहस होगी। मैं हाउस का वक्त नहीं लेना चाहूंगा।
और एक एक डेवलपमेंट की चीज को जो है यहाँ पे बात करें। कल बजट के सिलसिले में शुरू हो ही जाएगा और आने वाले कुछ दिनों पे हर इशू जो यहाँ ऑनरेबल मेंबर ने टच किया, हर महकमे को लेकर उन पे हम जो है अपना जवाब दे देंगे। हमारे मैनिफेस्टो का यहाँ पहुंच चुके, बहुत सी बातें आई मैनिफेस्टो को लेकर। हमने सोच समझ के वो डॉक्यूमेंट तैयार किया। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ तो हमारा वादा है। हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पर कायम रखे उसको पूरा करेंगे। उनमें जो कैदियों के हवाले से बात हुई, हमने इसमें सियासत में उलझना नहीं चाहता हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन कैदियों के बारे में, जिन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के वादे हुए जो फिर नहीं हुआ। जो टर्मिनेशंस की बात यहाँ पे हुई सरकारी मुलाजमों की, उसका सिलसिला किस दौर में शुरू हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन सिलसिला रुक जाना चाहिए, उस पर हम वादाबंद हैं और हम अपने वादे में कायम रहेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने ये कहा कि हम पीएसए इस्तेमाल करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। अगर पीएसए ही आपका हथियार है तो आपका केस कमजोर है ना, आप मान के चलिए। अगर आप सिर्फ पीएसए के बुनियाद पे इन लोगों को जेल में रख रहे हो सालों साल, इसका मतलब ये है कि आपके पास इनको प्रोसिक्यूट करने की कोई सबूत है नहीं, आपके पास इनके खिलाफ कोई केस है नहीं, आप सिर्फ पीएसए के जरिए जो है इनको बंद रख रहे हैं। अगर वाकई जो आप कहते हो कि ये पत्थरबाज हैं, ये ओजीडब्ल्यू हैं, ये हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत क्यों? प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत वहां पड़ती है जहां आप और कोई केस बना नहीं सकते हो। आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया क्योंकि मुझे बंद करने के लिए आपके पास और कुछ था नहीं। आपने पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन में मुझे 6 महीने बंद रखा, जब वो अरसा बीत गया और कुछ चाहिए था आपको, आपके पास और कुछ था नहीं, तो पीएसए लगा के मुझे बंद कर दिया। ये जो 400 पीएसए में बंद है, अगर वाकई जो आप कहते हो सही है, क्योंकि आज पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास है नहीं, तो जो आंकड़े आपके पास आ जाते हैं वो मेरे पास नहीं आते। आप ब्रीफिंग लेके आते हो, मेरे पास वो ब्रीफिंग है नहीं। अगर जो आप कहते हो जनाब जो ये है वो है, मुल्क के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, तो पीएसए के बजाय उन पे केस करिए, प्रोसिक्यूट करिए, जेल की सजा दिलाइए, फिर जाए जेल में। लेकिन अगर सिर्फ पीएसए की बुनियाद पे आप उनको बंद रखते हो तो कहीं ना कहीं आपके कहने में और जमीनी हकीकत में थोड़ा सा फर्क है। $370 के हवाले से बहुत बात हुई। फिर ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर के हवाले से ही बात करूंगा। कहा कि 370 को लेके हम हाउस का टाइम जाया करते हैं, लेकिन जितना हमने 370 पे बात की उससे ज्यादा तो शायद उस तरफ से बात करेंगे। हर तकरीर में 370 को हटाने की जस्टिफिकेशन वहां से है। आप लोग ऐसे काम गिन रहे थे, मैं थोड़ी देर के लिए मैं दीवारों के आसपास देख रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्लियामेंट शिफ्ट कर गया, क्योंकि आपकी तकरीर तो ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रेसिडेंट्स एड्रेस की तकरीर कर रहे हैं के बजाय लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस। यहाँ के काम गिनने के बजाय आप दिल्ली की हुकूमत, मरकजी हुकूमत के काम गिन रहे हैं। आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कोई रिंग रोड, कोई ये रोड, कोई वो रोड, कोई ये। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ,
मुझे ये बताइए, इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते? बताएं, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम है जो 2019 से पहले शुरू हुए, लेकिन मैं उस झगड़े में पढ़ूंगा नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूं ना, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हुआ जो 370 हटने से पहले मुमकिन नहीं था? डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सी बेहतरी आई? चलिए, आज आप कहेंगे आपको इसका जवाब देने का मौका नहीं मिला, चलिए बजट में जब आप तकरीर करेंगे, कम से कम उस वक्त मुझे बताइए ना, कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट बताइए मुझे जो बिना 370 हटाए हुए यहां मुमकिन नहीं होता। मैं भी अपनी जगह समझ जाऊंगा, वाकई शायद कोई बहुत बेहतरी या तरक्की आई है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, 370 हटा तब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मुमकिन हुआ। अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन करके आपने क्या फायदा दिया इस कौम को? आपने जो हमारे गुजर यहाँ पे कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हुए MLA हैं, उनके तरफ इशारा करके कहा कि ना हमने आपको बहुत बड़ा फायदा दिया, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया आपको। अरे इनकी तादाद नहीं है ना, आज कितने हैं? 6 हैं। आपके रिजर्वेशन देने से पहले कितने थे ना, तो पूछिए इनसे। 9 थे। नहीं ना, आज 9 नहीं है। हाँ ना, आपने चुन के गुजर कम्युनिटी को कहा, आपने इनको कहा, आपने अब अपनी बात को दूसरे अंदाज में पेश करेंगे, लेकिन मैं हाउस में मौजूद था। आप बैठिए ना, आप बैठे। आपने उस वक्त हमारे तरफ उंगली करके ये कहा कि इन लोगों ने आपको, मतलब गुजरों को, ST का दर्जा देने के बाद भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। ये कहा आपने ये नहीं कहा कि हमने 9 सीटें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। आपने गुजर कम्युनिटी को कहा कि आप लोगों को ST का दर्जा मिला था, लेकिन इन लोगों ने आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी। उसके बुनियाद पर मैं आपसे पूछता हूं ना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन देके आपने फायदा क्या दिया? उस वक्त 9 थे, अब 6 हैं। अब आप कहोगे पहाड़ियों की आबादी बढ़ गई, तादाद बढ़ गई, लेकिन इसमें से 2 तो मेरे साथी ऐसे हैं जो ओपन सीटों में जीत के आ गए, तो कोई ऐसा तूफान नहीं। तो मैं फिर इस बात पे आता हूं ना कि 370 हटाने के बाद कौन सा ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी बुनियाद पे आप कहोगे ना कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा, बहुत फायदा हुआ लोगों को। फिर हमारे साथी शक्ति परिहार साहब ने अपनी तकरीर में शुरू में ही कहा कि 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में करप्शन, नेपोटिज्म और एक और अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल किया जो मुझे याद नहीं है, टेररिज्म। चलिए एक सेकंड के लिए टेररिज्म, मैं फिर अगर ये जो टेररिज्म की मैं बात सुनता हूं तो मैं थोड़ा वर्जन वो हमारी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती थी। आज मैं आ रहा हूँ उस बात पे भी आ रहा हूँ, टेररिज्म। अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान का कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है
तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? और अगर पाकिस्तान कसूरवार है 370 के लिए, टेररिज्म के लिए, तो फिर 370 को उसके लिए दोषी क्यों ठहराते हो? और 370 को हटाने के बाद जो बिलखसूस जम्मू में टेररिज्म बढ़ी, उसके लिए कौन कसूरवार? जिन इलाकों को मैं दावे से कहता हूं हमने अपनी हुकूमत, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, जिसमें सलातिया साहब और श्यामला शर्मा साहब मेरे साथ मंत्री थे, इतना बड़ा जम्मू का हिस्सा हमने पूरा ही टेररिज्म से मुक्त किया था। पूछिए इनसे, कम से कम इस बात पर तो ये इनकार नहीं कर सकेंगे। कब हुए जम्मू शहर में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रियासी में हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए यात्रियों पे हमले जब हम मंत्री थे? कब हुए रजौरी बाजार में हमले जब हम मंत्री थे? नहीं हुए। मैं गिनना नहीं चाहता हूं, तो गिनने की, अगर मैं गिनना शुरू कर दिया तो फिर कोई एंड नहीं होगा इसका। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है ना, अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है, तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल, इसमें भी फेल। फिर नेपोटिज्म की तो मैं बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई पार्टी जो है वो कहते हैं ना हम ऐसा होंगे ना, हम नेपोटिज्म की बात कर सकते हैं ना आपको, छोड़ दीजिए उसको। अब करप्शन की हम बात करें, 370 करप्शन के लिए जो है जिम्मेदार था, और हटने के बाद अब करप्शन है नहीं। जल जीवन मिशन पे सबसे ज्यादा शोर किसने किया ना? सबसे ज्यादा शोर जल जीवन मिशन पे किसने किया? क्या कहा? जुगाड़ जीवन मिशन? हाँ, जुगाड़ी जीवन मिशन, जल जुगाड़ मिशन, कुछ ऐसे ही कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस तरफ से आए। हम एज मिनिस्टर, शायद कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपस में बैठ कर ये बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आवर में पहले 2 सवाल जो है वो जल जीवन मिशन के हो, हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि 40-45 मिनट तो इसी बेचारे जावेद राणा साहब के निकल जाते हैं। क्योंकि आप में से कोई ऐसा नहीं है जो जल जीवन मिशन को लेके परेशान नहीं या शिकायत नहीं करता। एक चलिए माइनिंग पे करप्शन पे इल्जाम आपने लगाए, हमने नहीं। हमने तो इसका कभी जिक्र नहीं किया। इस सेशन से पहले जल जीवन मिशन के बारे में शिकायतों का आपने हमसे तो सुना नहीं होगा। जमीनों के मामलों में करप्शन की बात, मिस गवर्नेंस की बात, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, वो हमारी बदौलत नहीं, वो सब पोस्ट 370 आया, जिसकी बात श्यामला शर्मा साहब ने क्वेश्चन आवर के दौरान इतने जोरों शोर से किया। वो सारा कानून तो 370 हटने के बाद आया। तो फिर मैं पूछता था क्या बिक्री आई? करप्शन भी नहीं रुका, मिस गवर्नेंस भी नहीं रुका। अब ठीक है, आप कहते हो कभी नहीं आएगा, हम कहते हैं हम वापस लाएंगे, तो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना, हम अपनी उम्मीद की दुनिया में रहेंगे, आप अपनी दुनिया में रहो, देखते हैं कौन सही निकलता है। लेकिन ये मुझे मत करिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट का मोहर लग गया है। मैं वकालत नहीं जानता, शायद मुझे नहीं मालूम अगर आपने वकालत की होगी या नहीं, लेकिन आपके आसपास काफी मतलब अच्छे खट्टे वकील बैठे हैं ना। ये भी जानते हैं ना कि अदालत का फैसला दूसरी अदालत में टाला जा सकता है, बदलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जज का बेंच जो है 5 जज का बेंच बदला सकता है, 5 जज का बेंच 7 जज का बेंच बदला सकता है। जब तक पूरा बेंच नहीं बैठता तब तक फैसले बदलाए जा सकते हैं।
अब क्या इस तरह के हालात मुल्क में पैदा होंगे या नहीं होंगे, आप कैसे कह सकते हो ना? ठीक है ना, आपके पास कौन सी ऐसी जादुई छड़ी है कि आप कह सकते हो कि इस तरह के हालात कभी मुल्क में बनेंगे नहीं? मैं तो ये दावा कर नहीं सकता। ये दावा लोग करते जब बीजेपी के 2 MP थे राजीव गांधी साहब के वक्त में, उस वक्त कभी सोचा जा सकता था कि मुल्क में इस तरह के हालात होंगे, लेकिन बन गए। क्या पता ना आगे क्या है। हम फिलहाल इस पर बात करते रहेंगे, वो हमारा हक है। ये हक आप आपसे छीन नहीं सकते, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो इस मुल्क के आइन के तहत कर रहे हैं। अब मैं इस बात पर पढ़ूंगा ही नहीं कि टेम्पररी स्टेटस था या नहीं था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने महाराजा साहब के हवाले से कहा कि हम बार बार उनका इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ। एक जगह बताइए ना आप जहां पे महाराजा साहब की लेगेसी को हमने कहीं साथ पहुंचाया, कहीं नाम बताया, बताया कहीं कभी। मेरी हुकूमत में, कांग्रेस की हुकूमत में, मेरे वालिद साहब की हुकूमत में, जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत थी तब बताएं, अब कहीं पे हमने नाम बदले? प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क, SMGS अस्पताल आज भी SMGS अस्पताल, SMHS अस्पताल आज भी SMHS अस्पताल। कहीं सड़कों का नाम नहीं, कहीं पर भी नहीं। लेकिन मुझे बताइए ना, महाराजा साहब के जो अगर हम विरासत देखें तो जो सबसे बड़ी चीजें क्या थी? एक जम्मू कश्मीर रियासत, वही देखें ना हमें विरासत में, ये रियासत बना के उस रियासत का आपने क्या हाल किया ना? बताए ना, ये कहने की बात है। ये छोड़िए ना, पूछे वो दिल्ली ने किया ना, वो आपने नहीं किया, वो मरकजी हुकूमत ने किया ना। क्या हुआ? 70 वर्ष में क्या हुआ? विरासत की बात कर रहा हूं ना। महाराजा बहादुर ने विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया। चलिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उसमें भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताया किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया, आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस आया? वो मौका था ना, लाते मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त आते, नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हमें से कौन सा ऐसा है तो कहे ना ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं है? उसका जिक्र क्यों नहीं है? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन चलिए, वो जो हिस्से में चले गए वो छोड़ दीजिए। जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का नक्शा बनाया था उसके भी आपने 2 हिस्से किए, लद्दाख को अलग किया। और आप कहते हो लद्दाख के लोग ये चाहते थे, कभी पूछा आपने उनसे? कभी मालूम करने की कोशिश की? पहले दिन से करगिल के लोग इस फैसले के साथ नहीं थे, ठीक। आज अक्सर बेचकर लद्दाख की आबादी जो है, बहुत आबादी
वो भी इस फैसले के साथ नहीं है। आज जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी थी, आज वो भी कहते हैं कि शायद इससे बेहतर तो हमारी हालत जम्मू कश्मीर के साथ भी बेहतर थी। तो पैदल आए ले से दिल्ली अपने हकूक हासिल करने के लिए, तो वो विरासत का जो हमें मिला था वो भी नहीं रहा। और विरासत में महाराजा साहब क्या छोड़ गए हमारे लिए? स्टेट सब्जेक्ट लॉज, कि हमारी जमीन हमारी, हमारी नौकरियां हमारी। कहां है वो लॉज? कहां है वो कानून? आज आपकी जमीन पे आपका क्या हक है ना? कोई भी आपके ले देगा। आज आपकी नौकरियों पे क्या हक है आपका? इससे अच्छा तो हिमाचल का हाल है। हिमाचल में फैक्ट्री लगती है तो वहां कानूनन 70% जो है मुलाजिम हिमाचल के होने हैं। वहां अगर होटल लगता है तो 70% मुलाजिम हिमाचल के होते हैं। आप बताइए ना कौन सा ऐसा कानून यहाँ पे है? तो जब महाराजा साहब का नक्शा आपने नहीं रखा, जब महाराजा साहब का स्टेट सब्जेक्ट का कानून आपने नहीं रखा, तो हमने अपमान किया या आपने किया? लेकिन चलिए कर लिया। फिर 13 जुलाई पे आप नाराज हुए, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जो स्पीकर साहब ने मजबूरन उनको एक्सपंज करना पड़ा। आपकी और हमारी सियासी सोच बिल्कुल अलग है। आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी उनमें कोई मेल नहीं है। लेकिन कम अज कम जब हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? एक आवाज हासिल करने के लिए, कुछ हकूक हासिल करने के लिए। और अगर उनका वो करना गलत होता, महाराजा साहब ने उनकी कुर्बानी के बाद जो कदम उठाए क्यों उठाए? जो एमसी कमेटी बिठाई गई, जो जस्टिस दलाल कमीशन बिठाया गया, क्यों बिठाए गए? जो उस कमीशन के बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन करके प्रजा सभा बनी, वो प्रजा सभा आखिर में जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी। अरे ना, जिन कुर्बानियों के बुनियाद पे ये असेंबली कायम हुई, उनके बारे में भी हम इज्जत से 2 शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ इतनी खता है कि वो मुसलमान थे, इतनी खता, ये मान लिया। क्योंकि बाकी मुल्क में जहां शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठी, वहां पे किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा। लेकिन यहां पे क्योंकि वो मुसलमान थे और जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमारे मुंह से उनके बारे में इस तरह के अल्फाज कितनी आसानी से निकलते हैं। अब मैं बाकी इतिहास हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने कारियामी साहब की तकरीर के बाद उनको एक पर्ची भेजी। मैंने कहा आपने जो मेरी आधी तकरीर मुझसे ले ली, जो आपने पूरा हिस्ट्री का हमें यहाँ पे सुना दिया, तो मैं उसी को अपनी तकरीर समझ के कारियामी साहब की बात जो है उसको ऑन करता हूं। लेकिन आप ये मानिए, चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहाँ के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। मेरे साथी पता नहीं उनको याद है या नहीं है, जब मैं वजीर आला था पिछली बार, मैंने अपने साथियों से उस वक्त कहा क्या मैं 5 दिसंबर की छुट्टी छोड़ना चाहता हूँ। सलाहिया साहब कहाँ हैं? मैंने कहा इस जम्मू कश्मीर में छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, मैं छुट्टियां कम करना चाहता हूँ।
लेकिन अगर मैं बाकी छुट्टियों को काटना शुरू करूंगा, ये लोग मुझे कहेंगे कि देखो अपने दादा की छुट्टी तो रखी, बाकियों को काट गए। तो मैं पहले शेर कश्मीर की छुट्टी जो है 5 दिसंबर वाली निकालूंगा, फिर हम और छुट्टियां जो है कम कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है शेर कश्मीर की शख्सियत जो है वो 5 दिसंबर की छुट्टी से नहीं है। उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया वो कोई मिटा नहीं सकता। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन हमारे एक साथी ने पूछा, मैं उस पर आ रहा कि वो असेंबली में क्यों नहीं आया, कैबिनेट में क्यों? असेंबली में सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हमें तो ये शक था कि यहाँ पे कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो स्टेटहुड के हक में नहीं है। लेकिन अगर सजाद साहब को शक है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेटहुड के हक में नहीं है, नए रेजोल्यूशन में आज कहता हूं हमारे तरफ से सारे मेंबर उसके हक में वोट करें। वैसे भी शायद कल या परसों उन्होंने वैसे भी हाथ ऊपर करवा के 2 रेजोल्यूशन यहाँ पास कराई थी, ये वाला भी पास करा देते। ये वाला आप इनसे बात करके करवा लीजिए, नहीं ना, इनसे मशवरा कर लीजिए, आपके वहां बैठे हुए हैं, नहीं ना, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक हमें स्टेटहुड वापस नहीं मिलता तब तक गवर्नेंस पे क्लैरिटी के लिए जो बिजनेस रूल्स जो है उन्हें फ्रेम करने की जरूरत है। अब बेशक थोड़ा वक्त लगा, लेकिन कल रात को कोई 8 बजे के आसपास हमने कैबिनेट की मीटिंग की, हमारे बिजनेस रूल्स जो है वो फ्रेम हो गए, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी, उस मंजूरी को आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि उस पर जो है मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि कम से कम जब तक ये सिस्टम जो है हमारा है, मैं तो मान के चल रहा हूं कि टेम्पररी है, लेकिन जब तक है ठीक तरह से चलना चाहिए, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। वो कंफ्यूजन कम हो उसके लिए ये जो बिजनेस रूल्स हैं ये चले आगे तो अच्छा है। क्योंकि इसी में हमारी डिग्निटी और जो रिस्पेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके हवाले से श्यामराज शर्मा जी ने सुबह भी बात की, अपनी तकरीर में भी कहा, आधा तो हमारी डिग्निटी तो स्टेटहुड के जाने से ही चली गई ना। इससे पहले जब एमएलए थे, वारंट ऑफ रेसिडेंस में आपका क्या नंबर था? आज क्या नंबर है? 28। हाँ, आज क्या है? आज पता नहीं आपके खाते में है भी या नहीं। मेरा नंबर है चीफ मिनिस्टर, जब मैं इससे पहले यहाँ खड़ा था मैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर था, अपनी रियासत में तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से भी ऊपर। आज तो पता नहीं मैं एमओएस के नीचे कहीं घूम रहा हूं। तो डिग्निटी एंड और द इंस्टीट्यूशन और ये सारा ये भी इससे जुड़ा हुआ, तभी तो हम लड़ रहे हैं ना। ये स्टेटहुड की लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए लड़ाई है। क्योंकि जो चीजें हम करना चाहते हैं उनमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अमीर नामा हम तब पहना पाएंगे, जिन चीजों को वापस लेने की जरूरत, जिन चीजों को बदलने की जरूरत। लेकिन हमारी लड़ाई एक सच की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, कानून की लड़ाई है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक राहत की सांस लेने की लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। बीच बीच में कुछ लोग हमें डराने की, धमकाने की
खामोश कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खामोश रहने वाले लोग नहीं हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर के भाईचारे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। स्पीकर साहब, मुझे कल इससे ज्यादा लंबी तकरीर करनी है। पानी का एक कतरा शाम के 6:35 से पहले पीने की इजाजत भी नहीं है। तो कल की तैयारी करने के लिए मैं आज अपनी तकरीर यहीं पे समाप्त करूंगा। मेहदी साहब को उनके खुतबे के लिए मैं अपनी तरफ से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस की तरफ से मेहदी साहब का शुक्रिया होगा। बहुत शुक्रिया।